जो ज्ञान का सागर है, जो ज्ञान का सागर है, देता है नित प्रतिदिन नए नए खिताब। चलो हम फिर से ढूंढे वही पुरानी किताब, वही पुरानी किताब। नमस्कार, मैं ब्रिजलाला आपका पुनः स्वागत करता हूं किताबों की दुनिया सीरीज में। तो हम चर्चा कर रहे थे इसके पहले वीडियो में। अगर आप पहले वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो हमारे चैनल में जा सकते हैं और वहां वो वीडियो उपलब्ध है। तो हमने पहले वीडियो में बात की थी एक पुस्तक के बारे में जो हमारे हाथ में है। इसका नाम है 12th फेल, जो कि आईपीएस मनोज कुमार शर्मा एवं उनकी जो पत्नी बाद में बनी, पहले वो दोस्त थी, वे दोनों, और श्रद्धा की यह कहानी है। और यह कहानी एक उपन्यास के रूप में अनुराग पाठक ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और इस तरह कई तरह की कहानियां जो है हमारे बीच, आम जन के बीच ही मौजूद है। तो उन कहानियों के माध्यम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने भीतर आत्मसात कर सकते हैं। तो हमने इसके 2 भागों की चर्चा की थी और हमने पढ़ा था। तो हमने वादा किया था कि प्रत्येक रविवार एवं सोमवार को, तो पिछले सोमवार को स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण वीडियो नहीं आ पाई थी, तो मैं आज लेकर प्रस्तुत हूँ। तो इसका तीसरा भाग से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे उनकी घटनाएं जो है चलती है। आपको संक्षेप में बता दूं कि यह जो है आईपीएस मनोज कुमार शर्मा एवं जो बाद में आईआरएस बनी श्रद्धा, उनकी यह कहानी है। और एक उपन्यास के रूप में कैसे वो आगे बढ़ते हैं और कैसे उनको तमाम तरह की संघर्ष, असफलताएं और इन सभी अभावों के बीच भी रहते हुए वे किस प्रकार सफल होते हैं, इसकी वानगी प्रस्तुत करती है यह। और वह यह जो पुस्तक है नए प्रतिमानों को तोड़ बनाती है और जो पुराने प्रतिमान है उसको तोड़ने का भी प्रयत्न करती है, प्रयास करती है। और मुझे पूर्ण आशा है और विश्वास है कि आपको हमारी यह पहल जो है काफ़ी अच्छी लगेगी। अपनी जितनी भी प्रतिक्रियाएं हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम जान पाएं कि जो मेरी यह पहल है कैसी है। क्योंकि जिस प्रकार मैंने पहले भी जिक्र किया था कि पुस्तकों से हम जब हटते जा रहे हैं तो यह हमारे लिए, हमारे सर्वांगीण विकास के लिए यह एक बाधक के रूप में है। तो हम ज़्यादा देर न करते हुए चलिए हम अब इस उपन्यास की ओर चलते हैं और पढ़ते हैं। भाग तीसरा इसका जो है, मनोज की परीक्षा का रिजल्ट अभी नहीं आया था। एक सुबह बल्ले के घर के दरवाजे पर गांव में क्रिकेट खेलने वाले लड़के जमा हो गए। मनोज भी इस टीम का अच्छा खिलाड़ी माना जाता था। वह शॉट मारने के लिए नहीं बल्कि बॉल को रोकने में माहिर था, यानी अच्छा फील्डर के रूप में। जब टीम जल्दी जल्दी आउट होती थी तब वह क्रीज पर जाकर विकेट गिरने से रोक सकता था। बल्ले ने लड़कों से कहा, आज जौरा में टूर्नामेंट है, 100 रुपये एंट्री फीस है, 10 रुपये की बॉल आएगी, इसलिए सबको 10-10 रुपये देने हैं। मनोज जानता था कि उसके लिए 10 रुपये जुटाना इतना आसान नहीं है। 7 महीने पहले अक्टूबर में पापा डिंडोरी से आए थे, तब माँ को 10,000 रुपये दे गए थे। 7 महीने में सब रुपए खर्च हो गए। तब से न पापा आए न ही उन्होंने तनख्वाह यानी जो वेतन है वो भेजी। मम्मी अब उधार मांगकर घर चला रही है। जैसे कि गांव देहात में भी देखते हैं कि जिसको पैंचा कहते हैं, तो उधार मांगकर जो अपना घर गृहस्थी चला रही थी। इसी भरोसे घर चल रहा है कि पापा के आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। क्रिकेट की मीटिंग में अचानक मनोज के सामने उसके घर की दीनहीन और जर्जर दृश्य का जो दशा का जो है दृश्य आ गया। घर में घुसने से पहले उसने देखा कि मम्मी पड़ोस की ताई से उनके दरवाजे पर बात कर रही है। छोटा भाई कमलेश घर में नहीं है। या तो वह सड़क किनारे पुलिया पर बैठा होगा या बिना कहे जौरा निकल गया होगा। जौरा यानी पास का ही एक शहर है। निरुद्देश आवारा घूमना ही उसका शौक है। मम्मी की बैठक खत्म हो गई, उन्हें मजबूरन घर आना पड़ा। मनोज ने पूछा, मम्मी 10 रुपया दे रही है क्या? मैच खेलवे जाना है। मम्मी ने चिढ़ते हुए उत्तर दिया, मुझ पे ना है पैसा। तेरे बाप ने तो 7 महीना से मुंह न दिखावो, मैं उधार मांग के घर चलायो ही रही हो। यानी वहां की स्थानीय भाषा है। मनोज को लगने लगा कि उसका खेलना मुश्किल है, लेकिन मन की निराशा को दूर करते हुए उसने किसी उम्मीद के भरोसे सफेद मटमैले पड़ चुके कपड़े के जूते पहने और लगभग दौड़ते हुए टीम के पास पहुंच गया। जौरा के मंडी मैदान पर टूर्नामेंट का आयोजन रखा गया था। टीम के बैठने और कमेंट्री के लिए एक टेंट लगा दिया गया था, जिसमें 50 प्लास्टिक की कुर्सियां डाल दी गई थी। 12 लोगों की टीम में मनोज को छोड़कर सभी ने फीस दे दी थी। यानी क्रिकेट का जो टीम होता है वो 11 लोगों का होता है, जैसा हम सभी जानते हैं। लेकिन मनोज के पास पैसा नहीं था तो वो नहीं दे पाया, इसलिए उसे आज खेलने का मौका नहीं मिला। टीम में जगह न बना पाने के कारण उदास मनोज
टेंट के नीचे कुर्सी पर बैठ गया। कमेंट्री की बागडोर जौरा के दयाल बैंड में गाना गाने वाले पप्पू सिंह के हिस्से में आई। उसने कमेंट्री करना शुरू की। हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो, मैच शुरू हो रहा है। मैच का मजा लेने वालों से गुजारिश है कि बैठ जाएं। एक लाल शर्ट, पिच पे मती चले, काली शर्ट, वो गाय घुस रही है, मैदान में जल्दी हटा। आंखों देखा वर्णन शुरू हो चुका था। मैच के मुख्य अतिथि एसडीएम साहब, यानी उस क्षेत्र के जो एसडीएम थे, वो काम में फंसे हैं, इसलिए वे बाद में आवेंगे, कमेंटेटर ने घोषणा की। 10 ओवर के मैच में टॉस बिलग्राम ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। विरोधी कैलारस की टीम ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 112 रन बना लिए। यानी वहीं के आसपास के गांव में हो रही थी, तो उनका जो गांव था और उसके बगल के गांव में या आसपास के गांव में मैच हो रही थी, तो बिलग्राम और कैलारस के बीच में मैच हो रही थी। बिलग्राम की तरफ से, यानी बिलग्राम जो है वो मनोज का गांव है, बिलग्राम की तरफ से बल्ले और प्रकाश ने ओपनिंग की। बल्ले ने पहली 2 बॉल पर 2 चौके जड़ दिए। तभी टेंट में कुछ हलचल हुई। कमेंटेटर पप्पू सिंह ने उत्साह से घोषणा की, मुख्य अतिथि एसडीएम साहब आए हैं, मैच रोक दो। एसडीएम दुष्यंत सिंह ने खेल जारी रखने का संकेत आयोजकों को दिया, पर पप्पू सिंह ने बोलना जारी रखा। देवेंद्र अग्रवाल एसडीएम साहब को माला पहनाए। दुष्यंत सिंह के मना करने पर भी टूर्नामेंट का आयोजक देवेंद्र अग्रवाल ने इसी उद्देश्य के लिए पास रखी माला उनके गले में डाल दी। दुष्यंत सिंह ने कहा, अरे भाई, मैच जारी रखिए, ये स्वागत आवश्यक नहीं है, मैच डिस्टर्ब होता है। ये एसडीएम साहब कह रहे थे। मुख्य अतिथि दुष्यंत सिंह कस्बे के इस मैच को गंभीरता से ले रहे थे। मनोज आज उन्हें नजदीक से देख रहा था। जैसा कि हम सोच सकते हैं कि ये गली मोहल्ले का मैच है या गांव-गांव के बीच मैच है, और वो जो एसडीएम जो है वहां आ रहा है, तो जाहिर सी बात है लोगों में ऐसा लगेगा कि एसडीएम आए हैं, मैच को रोक देना चाहिए। लेकिन उन्होंने उस मैच को भी गंभीरता से लिया, क्योंकि खेल खेल होता है, चाहे वो हम राष्ट्रीय स्तर पर खेलें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलें, एक क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिले स्तर पर, या एक गाँव के स्तर पर भी खेलें। तो जो एसडीएम साहब का जो अप्रोच था, जो उनका दृष्टिकोण था, काफी सकारात्मक था। परीक्षा के दिन उनकी नकल रोकने की कार्यवाही से भले ही उसे नुकसान हुआ हो, पर उनके दबंग व्यक्तित्व से वह बहुत प्रभावित हुआ था। उसने खड़े होकर उन्हें नमस्ते किया। उन्होंने भी मुस्कुराए और मुस्कुराकर उसके अभिवादन का उत्तर दिया। मैच शुरू हो गया। उत्साहित पप्पू सिंह ने खेल को देशभक्ति से जोड़ते हुए मोहम्मद रफी की 2 लाइन गा दी। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यानी गाना जो है स्टार्ट हो गया। दुष्यंत सिंह को खेल के बीच गाना सुनने से व्यवधान महसूस हुआ। उन्होंने पप्पू सिंह से कहा, कमेंट्री करो, गाना क्यों गा रहे हो? पप्पू सिंह ने आदेश का पालन करते हुए कमेंट्री जारी रखी। बिलग्राम के 2 विकेट गिर गए हैं। आउट होने वाले खिलाड़ी के खेत में भैंस घुस गई थी, इसलिए वे जल्दी में थे। इस तरह की जो भाषा है, कमेंट्री हो रही थी। इस तरह की कमेंट्री सुनकर दुष्यंत सिंह के चेहरे पर नाराजगी के भाव आ गए। 7 ओवर में बिलग्राम के 55 रन में 5 विकेट हो गए थे। एक तरफ से बल्ले 40 रन पर अभी भी खेल रहा था, पर दूसरी तरफ से विकेट लगातार गिर रहे थे। मनोज को लग रहा था कि इस समय दूसरी छोर पर वह होता तो विकेट बचा सकता था। यानी जैसा कि हमने पहले चर्चा की, को अपने बारे में बताए हैं कि मैं रन नहीं बना सकता, लेकिन विकेट को यानी बचा सकता था रोक करके। तो मनोज को लग रहा था कि इस समय दूसरे छोर पर वह होता तो विकेट बचा सकता था और उसके गांव की टीम आज जीत सकती थी, क्योंकि उस एक तरफ से जो बल्ले था वो अपना शॉट्स मार रहा था, लेकिन दूसरे तरफ से जो विकेट लगातार गिर रही थी। इसका एक ताज़ा उदाहरण हम देख सकते हैं अभी हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ था अफगानिस्तान के साथ, तो ग्लेन मैक्सवेल का वो देख सकते हैं, एक तरफ से विकेट की झड़ियां लगी हुई थी, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल अकेले अपने दम पे वो जिता पाने में सक्षम होते हैं। लेकिन मनोज इसी को वो कहते हैं, मतलब अपने बारे में कहते हैं। लेकिन 10 रुपए के अभाव में उसके गांव की टीम हार रही थी। वह इस मानसिक जद्दोजहद में था, तभी अचानक पप्पू सिंह ने अपनी माइक कुछ देर के लिए उसे थमा दिया और बहुदेर से रुकी ही पेशाब करने जो है वह चला गया। मनोज ने माइक पर अपने मन में चल रही उथल पुथल को शब्द देने शुरू किए। इस समय बिलग्राम की टीम बहुत नाजुक स्थिति में है। कप्तान बल्ले की कमजोर रणनीति उनके लिए परेशानी का कारण बन गई है। उनकी अच्छी बैटिंग के बावजूद दूसरे छोर पर विकेट गिर रहे हैं। इस समय एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत है जो दूसरे सिरे पर विकेट रोककर खेल सके, पर बिलग्राम की टीम में रुककर खेलने वाला कोई बल्लेबाज नहीं दिख रहा। कमेंट्री का अंदाज बदल चुका था। मजाक और हंसी की जगह अब कमेंट्री गंभीर और विश्लेषण परक हो रही थी। यानी उसमें विश्लेषण एनालिसिस हो रहा था कि क्या
उसमें जो कंटेंट है, तत्व हैं, और क्या खेल का जो प्रारूप है उसके बारे में भी चर्चा हो रही थी। मजाक और हंसी की जगह कमेंट्री गंभीर और विश्लेषण परक हो रही थी। दुष्यंत सिंह का ध्यान अचानक बदली कमेंट्री पर गया। वह इस तरह की कमेंट्री से प्रभावित दिखाई दिए। पप्पू सिंह पेशाब करके वापस आ गया। उसने मनोज से माइक ले लिया। तभी दुष्यंत सिंह ने आदेश के स्वर में पप्पू सिंह से कहा, उस लड़के को बोलने दो, तुम उधर बैठो। उस लड़के को बोलने दो, तुम उधर बैठो। मनोज के मैच न खेलने का दुख एसडीएम की इस तारीफ से खत्म हो गया। उसने मैच खत्म होने तक उत्साह से कमेंट्री जारी रखी। अंतिम विकेट गिर गया। बिलग्राम की टीम हार गई। सर झुकाए बल्ले और दूसरा खिलाड़ी वापस टेंट की तरफ आ रहे थे। मनोज ने कविता के माध्यम से अपनी बात कही। लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बल्ले ने अपनी टीम को अकेले जिताने की भरपूर कोशिश की, इसलिए आज का मैच बल्ले के अकेले संघर्ष के लिए याद किया जाएगा। बल्ले यानी बैट नहीं, बल्ले बल्ले व्यक्ति का नाम है, ध्यान रखिएगा इस बात को। हार के बावजूद बल्ले के लिए ताली बजनी चाहिए। मनोज की कमेंट्री के कारण सभी लोग बिलग्राम की हार को भूलकर बल्ले की बैटिंग पर ताली बजाने लगे। उसने अपनी कमेंट्री से अपने गांव का सम्मान जौरा में बचा लिया। यानी आपके पास अगर शब्द है और आपको संवाद की क्षमता है, आपको बोलने की क्षमता है, तो आप कहीं भी जीत सकते हैं, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को रख सकते हैं और इसके माध्यम से अपनी प्रभुता भी स्थापित कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये सकारात्मक अर्थ में होनी चाहिए। दोनों टीमों को प्रमाण पत्र बांटने के बाद एसडीएम ने मनोज से कहा, तुम अच्छा बोलते हो, शाबाश, क्या नाम है तुम्हारा? उसने जवाब दिया, मनोज कुमार शर्मा। बिलग्राम की टीम बल्ले के टेम्पो में बैठकर वापस अपने गांव की ओर चल दी। अपनी तारीफ के लिए हमेशा ललायित रहने वाला मनोज को दुष्यंत सिंह ने आज भरपूर तारीफ की थी। एक दीवानापन सा उसके दिल पर छा गया था। यानी जैसा कि देखते हैं, वो जो वही एसडीएम थे वो नकल रुकवाते हैं और उन्हीं के कारण, यानी नकल नहीं चलने के कारण वो फेल हो जाता है। लेकिन जब उनका जो दमगई व्यक्तित्व है वो देखते हैं और एक गंभीरता देखते हैं, और साथ ही साथ जब वो कमेंट्री जो गंभीर परख कर रहे थे, विश्लेषण परख मनोज जी, तो उनसे वो प्रभावित होकर उनकी तारीफ करते हैं, तो वो दीवाना सा हो जाता है उनके अधिकार क्षमता का, उनके जो सद्गुण है उनका, वो दीवाना हो जाते हैं। मनोज के पिता रामवीर शर्मा को गांव आए 1 महीना हो चुका था। वेतन के रुके पैसे मम्मी को मिल गए थे। मम्मी ने उधार पटा दिए, लेकिन वह पापा की आदत जानती थी कि उन्हें घर की चिंता कभी नहीं रही। नौकरी पर जाते हैं तो महीनों घर नहीं लौटते। अब घर आए हुए भी उन्हें 1 महीना हो गया, पर नौकरी पर जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। राज्य सरकार के कृषि विभाग में कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर क्या इतनी छुट्टी मिलती है कि 1-1 महीने नौकरी पर न जाया जाए? मम्मी ने एक दिन पिता से ऊंची आवाज में पूछ ही लिया, अब नौकरी पे कब जाओगे? पिता को नौकरी करने के अपने अंदाज पर किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं था। यानी एक स्वतंत्र विचार वाले व्यक्ति थे। उन्होंने उसी ऊंचाई के स्वर में जवाब दिया, तू काम कर अपना, तू क्या जाने नौकरी कैसे करते हैं? तेरे खानदान में कौन कौन ने करी है नौकरी? गंवार, अनपढ़। मम्मी अपने खानदान पर पिता के कटाक्ष से तिलमिला गई। मेरे खानदान में तो ना करी, पर तुम कैसी नौकरी कर रहे हो मैं जानती हूं। साल साल भर गायब रहते, यहाँ कौन के भरोसे छोड़ जाते हमें? लेकिन पिता इस तरह की खरी खोटी से डिगने वाले इंसान नहीं थे। वे मम्मी की तरफ ध्यान दिए बिना सरकारी कागजों को पढ़ते रहे। तभी उनका भाई श्याम सुंदर आ गया। श्याम सुंदर ने पलंग पर बैठते हुए अपने बड़े भाई रामवीर को संबोधित करते हुए कहा, भाई साहब, मनोज फेल है गयो। उसे उम्मीद थी कि भाई साहब मनोज के फेल होने की खबर सुनकर दुखी हो जाएंगे, लेकिन वह अपने भाई की सूचना से अप्रभावित रहे। उन्होंने अपने सामने फैले कागज समेटकर पलंग के नीचे रखे संदूक में जमाए और उठकर जाने लगे। पिता की इस पलायन को देखकर श्याम सुंदर ने अपनी खबर को अधिक मसालेदार बनाते हुए फिर से कोशिश की। हिंदी छोड़ सब विषय में फेल है गयो, यानी फेल हो गया। पिता को देखकर लग रहा था कि उन्हें अपने बेटे के फेल होने की नहीं, किसी अपरिचित के फेल होने की खबर दी जा रही हो। यानी जाहिर सी बात है, अगर किसी के पिता हैं और उसके बच्चे यानी बेटे या बेटी कोई भी हो, अगर फेल होने की सूचना दी जाती है तो थोड़ा सा तो मतलब फर्क तो पड़ेगा ही। या तो वो व्यथित हो सकते हैं, परेशान हो सकते थे, या कुछ बोल सकते हैं, या कह सकते कोई बात नहीं, आगे भी होगा। तो सुख दुख क्रोध विषाद से परे उनका चेहरा पूर्वत जड़ बना रहा। फेल पास, यश अपयश, उन्नति अवनति, हानि लाभ से परे था उनका व्यक्तित्व।
उन्होंने श्याम सुंदर को अनसुना कर बक्से में छोटा सा ताला लगाया, उसे एक दो बार हिलाकर देखा और बक्से को पलंग के नीचे सरकाकर बाहर जाने लगे। श्याम सुंदर मनोज के फेल होने जैसे रोचक विषय पर शायद लंबी चर्चा चाह रहा था, इसलिए उसने फिर से कोशिश की। गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री में 10 नंबर भी न छू पायो। अंग्रेजी में 50 में से 12 नंबर आए हैं। मजबूत दिल के पिता ने अपने पुत्र की इस प्रोग्रेस रिपोर्ट को भी अनसुना कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि चोरी नहीं चली थी, अब उसी के भरोसे थे तो वो तो फेल होना ही है, लाजमी है। पिता ने जब यह उलाहना सुना तो वह सिगरेट सुलगाकर पलंग पर बैठ गए। उन्होंने 2-3 लंबे कश खींचे और श्याम सुंदर के चेहरे की ओर देखा। श्याम सुंदर ने अपने बड़े भाई को उनके कर्तव्य याद दिलाने शुरू किए। मैंने तो पहले ही कही थी कि मनोज को अपने साथ ले जाओ, साथ रहोगे तो कुछ पढ़ लेगो, गांव में तो आवारा गर्दी ही करेगो, है गयो फेल। मनोज 8वीं क्लास तक पिता के साथ ही रहा था। रायपुर, गरियाबंद और फरसाबाद में पूरा परिवार साथ रहा, लेकिन 4 साल से मनोज, कमलेश, छोटी बहन, उसके बाद रजनी और मम्मी को गांव में ही रहना पड़ रहा है। पिता उन्हें अपने साथ डिंडोरी नहीं ले गए। मनोज ने पढ़ाई के लिए सबसे जरूरी 4 साल गांव में रहकर बर्बाद कर दिए। कमलेश को पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी, उसने तो 8वीं के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी। रजनी तो लड़की थी, पिता की नज़र में उसे पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं थी। ध्यान रखना है, पिता की नज़र में, ये उपन्यास की भाषा है तो यहाँ पे ध्यान देंगे। पिता को अब श्याम सुंदर के इस एक तरफा डिस्कशन में बिल्कुल रुचि नहीं रही। उन्होंने पलंग पर बैठे बैठे सिगरेट की राख झाड़ी और भारी आवाज में निष्कर्ष वाक्य बोला, अगले साल है जाओगे पास। इतना कहकर वह लापरवाही और झूमती हुई चालों से सीढ़ियों से उतरने लगे। उतरते उतरते उन्होंने मम्मी से कहा, 10 बज गए, नाश्ता कब बनावेगी? भूख से मारवे को विचार है का? मनोज को जब पता चला कि वह हिंदी को छोड़कर सभी विषयों में फेल हो गया है तो वह दुखी होकर पुलिया के किनारे हनुमान जी के मंदिर में बैठा काफी देर तक आंसू बहाता रहा। हिंदी के पेपर में उसे 100 में से 62 नंबर मिल गए थे। हिंदी सरल होने के अलावा उसकी रुचि का विषय भी था। उसे उपन्यास, कविता और कहानियां पढ़ने का शौक था, लेकिन हिंदी अकेले उसका बेड़ा पार कर नहीं लगा सकती थी। अंग्रेजी ने भी धोखा दिया था। माई बेस्ट फ्रेंड पर ऐसे लिखते समय केवल पहली लाइन उसने ठीक से लिखी थी, माई बेस्ट फ्रेंड इज राकेश। इसके बाद उसे गलत स्पेलिंग और टेंस का सहारा लेना पड़ा। वह 2-3 लाइन के आगे नहीं लिख पाया। मंदिर से बाहर निकलकर वह अपने दोस्त राकेश के घर चला गया। दुखी मनोज को राकेश ने सांत्वना देते हुए कहा, अब तो दिन भर है गयो, कब तक मुंह लटकाए रहेगो? विष्णु फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया था। उसने अपने पास होने की खुशी पर मनोज को सांत्वना देना भी उसकी मजबूरी थी। उसने मनोज से कहा, मैंने तो पहले ही कही थी, पढ़ ले, नकल को भरोसे ना है। मनोज ने विष्णु की समझाइश का उत्तर देते हुए कहा, मोय समझ ही ना आते गणित के सवाल, कैसे पढ़ लूं? तीनों मित्र बातें करते करते मनोज के दरवाजे के सामने कुएं पर पहुंच गए। कुएं पर महिलाएं पानी भर रही थी। बूढ़ी महिला ने मनोज से कहा, ए लल्ला, तू आ गए हो, नेको बाल्टी खींच दे, यानी थोड़ा तनी बाल्टी खींच दो। जैसे कि अब मान लो कोई पानी भर रही है कुएं पर, तो जाहिर सी बात है हम या कोई भी जाते हैं तो ए लल्ला, ए बेटी, ए बेटा, थोड़ा सा पानी भर दो, ये कर दो, मतलब वो रख दो, इसे रखवा दो, तो ये सब आम बात है। मनोज के द्वारा बाल्टी खींचने के बाद आदत के अनुसार बूढ़ी महिला ने अपना रटाया आशीर्वाद उसे दे दिया, लल्ला तू फर्स्ट ते पास होएगो। मनोज ने आशीर्वाद सुना तो निराशा फीकी हंसी उसके होठों पर आ गई। पास खड़े चाचा श्याम सुंदर ने भी बुढ़िया का आशीर्वाद सुन लिया। उनसे नहीं रहा गया। उन्होंने आसपास खड़े लोगों को सुनाते हुए तेज आवाज में बोलना शुरू किया, अरे ताई, अब का फर्स्ट आवेगो? मनोज तो पास ना हो पायो। फर्स्ट की बात तो दूर, यानी वो तो पास भी नहीं हो पाया, सेकंड थर्ड भी नहीं, यार फर्स्ट की तो बात ही दूर है। मनोज अपने इस सार्वजनिक अपमान से आहत हो गया। जाहिर सी बात है, अगर आपको अपमान सार्वजनिक रूप में मिले तो थोड़ा सा लगता है अंदर से, लेकिन राकेश के दिमाग में बहुत देर से एक बात रुकी हुई थी। उसने कहा, मैं तो कह रहे हूं पढ़ाई लिखाई में अब कुछ न धरो, BA MA चप्पल चटका रहे हैं, तू तो को काम धंधा शुरू कर दे। मनोज को राकेश का विचार अच्छा तो लगा, पर वह अपने घर की आर्थिक स्थिति जानता था। राकेश धंधे के लिए लाखों रुपए चाहिए, कहां से लाएंगे? यानी अब पढ़ाई के अलावा अगर काम धंधा भी करना चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले पूंजी तो आपको चाहिए, यानी उद्योग लगाने के लिए या जो कुछ भी काम करना चाहते हैं उसको लगाने के लिए। भविष्य के प्रति निराश और अनिश्चित मनोज अपने घर पहुंच गया। उसका छोटा भाई कमलेश सुबह से गायब था। माँ अपने छोटे बेटे की इस तरह गायब होने से परेशान थी। माँ ने पिता से अपनी चिंता व्यक्त की तो उन्होंने कहा, सवेरे आ जाओगे, परेशान ना हो, तू रोटी बना।
इतना कहकर पिता निश्चिंत भाव से छत पर टहलने चले गए। अगले दिन सुबह 7 बजे कमलेश आ गया। वह अपने किसी दोस्त के यहाँ जौरा चला गया था। यानी जब वो चिंता माँ करती है कि कहाँ चला गया तो वो जौरा चला जाता है, तो उसी के बात को वो कहता है। आगे है, कमलेश जौरा से खाली हाथ लौटकर नहीं आया था, बल्कि विचारों की नई रोशनी लाया था। वह परिवार को पटरी पर लाने की एक अभूतपूर्व योजना पिता को बता रहा था। बल्ले न्यू ब्रांड टेम्पो खरीद रहे हो है, इसलिए अपने पुराने टेम्पो बेच रहो है 40,000 में। महीना के 8-10 हजार कहूँ न गए, मैं चला लेंगो। यानी ये स्थानीय भाषा है, इस कारण से थोड़ी सी परेशानी हो रही, लेकिन आप समझ सकते हैं इसे। मनोज जानता था कि 12th फेल हो जाने के बाद उसे अब कोई भी नौकरी नहीं मिल सकती। उसे अब किसी काम धंधे के बारे में ही सोचना चाहिए। इसलिए उसे कमलेश की योजना उपयोगी लगी, यानी काम धंधा शुरू करने के लिए। उसके आसपास के सभी लड़के यही सब काम तो कर रहे हैं। कोई टेम्पो चला रहा है, कोई इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है, जिसके पास कुछ पैसा अधिक है उसने जौरा में किराने की दुकान खोल ली। एसटीडी का चलन बढ़ रहा था तो किसी ने एसटीडी बूथ डाल लिया। यानी भिन्न भिन्न प्रकार के काम अलग अलग लोग जो उनके दोस्त थे वो कर रहे थे। जिनके पास जमीन थी वे खेती कर रहे हैं। मनोज के पिता और चाचा दोनों के पास खेती के नाम पर केवल 3 बीघा जमीन है, यानी थी, जिसमें साल भर के लिए खाने लायक गेहूं के अलावा कुछ नहीं होता था। इसलिए धंधे के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। पिता का इनकार सुनकर दोनों बेटे चुप हो गए, पर मां ने पिता से लोहा लेने का मन बना लिया। वाह, बहुत इज्जत है तुम्हारी। लेकिन पिता के पास टेम्पो खरीदने को पैसे नहीं थे। उन्होंने बहाना बनाया, टेम्पो चला के घर की इज्जत बिगाड़ोगे, पढ़े लिखो परिवार है हमारो। यानी जब जिसमें विभिन्न प्रकार के पेशा लोग कर लेते हैं, तो वो जो बल्ले गया मतलब उसका जो भाई गया था मनोज जी का, तो वो गए थे, तो वो वहां से टेम्पो के बारे में अपनी बात लेकर आए थे। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि ये टेम्पो चलाना उनको लगा कि एक तरह से हमारा जो परिवार पढ़ा लिखा है, अगर टेम्पो चलाएंगे तो थोड़ा सा शर्मिंदगी की बात है। तो वही पिताजी इनकार कर देते हैं इस प्रस्ताव को। तो पिता का इनकार सुनकर दोनों बेटे चुप हो गए, पर मां ने पिता से लोहा लेने का मन बना लिया। वाह, बहुत इज्जत है तुम्हारी। घर घर जाके उधार मांगती हो, तब इज्जत न जाओते। मोड़ा मेहनत करके कछु करबो चाह रहे हैं, तो जे मदद करबे की जगह टांग अड़ा रहे हैं। मोड़ा यानी लड़का, यानी मैं उधार पैंचा करके कैसे घर चलाती हूँ, तो उस समय तुम्हारी इज्जत नहीं जाती है। लेकिन ये अपना काम और स्वरोजगार करके कर रहे हैं, तो इसमें तुम्हारी इज्जत जा रही है। यानी देख सकते हैं कि महिला का जो व्यक्तित्व है और किस प्रकार वो अपने अधिकारों को लेकर और अपने कर्तव्य से वो डिगमिगा नहीं रही है। यानी आप जो भी करें, इस महिला से, इस माँ से सीख सकते हैं कि अपने काम में किसी प्रकार का शर्म नहीं करें, क्योंकि कर्म अगर हम सकारात्मक तरीके से कर रहे हैं और उससे हमें आय अर्जित प्राप्त हो रहा है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अपने काम पे तो कभी शर्म नहीं करें, और वो चाहे आपका पैतृक हो या अपनाया गया हो। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें। माँ का उलाहना सुनकर पिता ने मौन साध लिया, क्योंकि बात तो ठीक थी, भले ही उस समय उनको कड़वी लगे, लेकिन बात तो सच थी। अगले दिन सुबह जब माँ ऊपर कमरे में गई तो उसने देखा कि पिता बैग में कपड़े जमा रहे हैं। पिता को कपड़े जमाते देख वह ठगी रह गई। यानी कुछ पता नहीं था, कुछ समय से वो जाने के विचार भी नहीं कर रहे थे और एक पर एक अब जाने लगे। उसे लग रहा था कि वह पिता को टेम्पो खरीदने के लिए मनाने की कोशिश करेगी, पर पिता जो पिछले 1.25 महीने से नौकरी पर ध्यान दिए बिना घर पर टिके हुए थे, उन्होंने आज अचानक वापसी की तैयारी कर ली। पिता ने कहा, बहुत काम पेंडिंग है ऑफिस में, मैं अब निकलता हूँ, जल्दी रोटी बना खा के जाऊंगा। माँ को पिता पर बहुत क्रोध आ रहा था, लेकिन जाते समय पिता को कुछ सुनाना उसे उचित नहीं लगा। पिता नौकरी पर चले गए। ऐसा लग रहा था कि पिता के जाने के साथ ही टेम्पो खरीदने की योजना पर विराम लग गया है। लेकिन कमलेश के अगली सुबह फिर से जिद करने पर माँ ने कहा, बाप तो तयो एन मौके पर भजी गयो, अब मोह से का चाहत है, मैं कहाँ से 40,000 रुपया ले आऊं। बहुत देर चर्चा होने के बाद निष्कर्ष निकला। माँ बोली, 10,000 तो मुंह पे रखे हैं, 30,000 पंडित कालीचरण से उधार मिले। यानी 10,000 मेरे पास है और 30,000 है पंडित कालीचरण से उधार मांगना पड़ेगा। जेवर रखे हैं, गिरवी रखते होंगी। 40,000 में बल्ले का सेकेंड हैंड टेम्पो आ गया। उम्मीद और आत्मविश्वास से भर गया पूरा परिवार। कमलेश ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। किराया इकट्ठा करने की जिम्मेदारी कंडक्टर मनोज को मिली। मनोज ने सवारियों को आकर्षित करने के लिए आवाज लगाना शुरू किया, जैसे आवाज लगाते हैं बीटा, विक्रम, पाली, पटना, ऐसे उसी तरह से छैरा, भर्रा, बागचीनी, मुरैना। थोड़ी देर में मुरैना की 5 सवारियां मिल गई। टेम्पो सवारियां लिए मुरैना की ओर बढ़ गया।
व्यवसाय की शुरुआत अच्छी रही। रात को घर आकर मनोज ने आज की कमाई के 200 रुपये माँ को दिए, यानी अपनी कमाई का जो 200 जो टेम्पू से मिला था वो माँ को देते हैं। माँ दोनों बच्चों की इस तरह पैसे कमाकर लाने के कारण भावुक हो गई। दिन भर की मेहनत के बाद मनोज का चेहरा रूखा हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है गाड़ी चला रहे हैं तो धूल कण मिट्टी ये सब पड़ते रहते हैं और मेहनत का काम है तो ये होता है। बाल धूल से सन गए, शर्ट मटमैली हो गई, होठ पड़पड़ा गए, यानी जो सूख गए उनके होठ। बच्चों की हालत देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए, यानी उनका उम्र ही क्या था। और वो जब ये काम कर रहे हैं तो मनोज ने माँ को रोते हुए देखा तो उसे गले लगा लिया, भावुक हो गए। उसने कहा, चिंता काहे कर रही है, अब तेरे मोड़े कमाने लगे हैं, यानी तुम्हारा लड़का कमाने लगा है। लगभग 1 महीने तक टेम्पो चलता रहा। रोज शाम को 200 से 250 रुपए दोनों बेटे जो है कमा कर लाते रहे। माँ को लगा यदि इस तरह टेम्पो चलता रहा तो जल्द ही उधार पटा दिया जाएगा, यानी सब उधार को है चुकता कर दिया जाएगा। फिर 1-2 साल में नया टेम्पो ले लेंगे। पिता की अनदेखी के कारण उसे अपने बच्चों से उम्मीद होने लगी थी कि उनकी मेहनत से घर फिर से संभल जाएगा। यानी पिता बेपरवाह टाइप फक्कड़ इंसान मतलब वो थे, और जो बेटे का जो मेहनत देकर लगन देकर उनको लग रहा था कि ये अगर चलाएंगे अच्छा चल गया तो वो कर देंगे। सिपाही ने उसके बाद में आगे हम देखते हैं कि लगभग 1 महीने तक टेम्पो चलता रहा। रोज शाम को 200 से 250 मिलता रहा। उसके बाद में एक दिन की घटना आती है कि आज टेम्पो जैसे ही बागचीनी चौराहे पर पहुंचा वहां पुलिस की चेकिंग चल रही थी। सिपाही ने मनोज को टेम्पो साइड में लगाने का आदेश दिया। मनोज ने लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दिखाते हुए सिपाही से पूछा, क्या बात है दीवान जी, हमें क्यों रोका गया है? कागज तो पूरे हैं टेम्पो के। सिपाही ने कहा, थानेदार साहब का आदेश है, उनसे जाकर पूछो। सिपाही टेम्पो को स्टार्ट कर 200 मीटर दूर सड़क के किनारे बने बागचीनी थाने में जाने लगा। मनोज और कमलेश टेम्पो के पीछे दौड़ लगा रहे थे। तभी पास से बालाजी बस सर्विस की बस निकली। उसका कंडक्टर दरवाजे से अपना सर निकालकर जोर से चिल्लाया, काय रे, कही थी ना जा रोड पे टेम्पो चलावे भुला देंगो, अब चला टेम्पो। ये जो पहला प्रसंग आता है जिसमें उसके गांव के लोग जो होते हैं कैसे जो बस ड्राइवर को है उसको और कंडक्टर को उसको रोक देते हैं, मतलब नहीं सवारी लेने देते हैं। लेकिन जब स्थिति आ जाती है वो धमकी दे देता है कि तुम अब इस रोड से तुम अपना टेम्पो नहीं चला सकते हो। दरअसल बात यह है कि जो बस है, बस मालिक क्योंकि बड़ा धनाढ्य व्यक्ति है और उनको अपना क्षमता से ज़्यादा भी सवारी बैठाए हुए थे, लेकिन फिर भी ये टेम्पो चल रही थी, उससे इसको प्रॉब्लम था कि हमारे बीच प्रतिस्पर्धा हो जाएगा, तो इस कारण से उसकी सवारियों को बैठाने के लिए भी वो बोल रहा था, क्योंकि वो भी उस रोड का मतलब उस रोड पर क्योंकि उसका अपना आधिपत्य समझता था और उसकी पहुंच भी थी, तो इस कारण से ये पहले वीडियो के प्रसंग में है, आप उसे जाकर अच्छे से सुन सकते हैं। यह वही कंडक्टर था जिसका झगड़ा बल्ले से हुआ था। वह टेम्पो को पहचान गया था। मनोज जब उस कंडक्टर की बात सुनी तो समझ गया कि वे लोग बस ऑपरेटरों के षड्यंत्र का शिकार हो गए हैं। थानेदार 55 साल का पका हुआ थानेदार था। मनोज ने डरते हुए थानेदार से कहा, सर, मेरे टेम्पो के सारे कागज सही हैं, फिर भी टेम्पो को थाने में बंद कर दिया है। थानेदार ने दीवान को आदेश दिया, दीवान जी बाहर फरियादी बैठा है, उसे ले आओ। दीवान एक 20 साल के युवक के साथ वापस आ गया। रात के अंधेरे में सेंधमारी करने वाले इस युवक का नाम दिनेश था, जो कि पुलिस का मुखबिर भी था। थानेदार ने दिनेश से पूछा, बता दिनेश, क्या फरियाद लेकर आया है? दिनेश ने जैसा रटा हुआ वाक्य बोलना शुरू किया, मैं और मेरा दोस्त मोटरसाइकिल से जा रहे थे, पीछे से इसके टेम्पो ने टक्कर मार दी, मेरा दोस्त जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया, उसको बागचीने के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करके आपके पास आया हूं। यानी इस तरह से वो कहानी गढ़ देता है, जो कि गलत रहता है, क्योंकि वो मुखबिर है। वो किसका? पुलिस का मुखबिर है, और वो पैसे पर वो था। तो थानेदार ने मनोज को देखकर कहना शुरू किया, सुन लिया तूने, एक तो सड़क पर एक्सीडेंट करता है, ऊपर से जबान चलाता है। मनोज रुआंसा होते हुए बोला, यह आदमी झूठ बोल रहा है, हमसे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। थानेदार अपने असली रूप में आ चुका था। चुप साले, बंद करो दोनों को अंदर, जेल में सड़ोगे तब पता चलेगा कि एक्सीडेंट किया है कि नहीं। बालाजी बस सर्विस के मालिक से प्राप्त फीस के बदले थानेदार ने अपना काम बखूबी कर दिया था। मनोज और कमलेश के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। दोनों के आंसू बहने लगे। यानी ये हम देख सकते हैं कि आपके पास धनाढ्य है, आपके पास पावर है, शक्ति है, आप सिस्टम को जान रहे हैं, उसमें आप संलिप्त हैं, तो आप किस प्रकार एक आम व्यक्ति को जो उस तरह का रुतबा नहीं रखता हो, आप कैसे प्रताड़ित कर सकते हैं, उसको शोषित कर सकते हैं, और उसके आजीविका का एकमात्र साधन है उससे भी आप उसे वंचित कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ये जो खाई है ये लगातार बढ़ती जा रही है, और हमारा जो ये जो संवेदनहीनता है इसी का ये परिणाम है। तो आगे क्या होता है देखते हैं।
तो थानेदार अपने असली रूप में आ चुका था। वो अपना बात दोहराता है, बालाजी बस सर्विस के मालिक से प्राप्त फीस के बदले थानेदार ने अपना काम बखूबी कर दिया था। मनोज और कमलेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों के आंसू बहने लगे, पर थानेदार नहीं पसीजा। दोनों को दीवान ने लॉकअप में बंद कर दिया। दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वे डर के मारे कांप रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब कहां जाएं, किससे मदद मांगे। 2 घंटे बाद दीवान ने उनसे कहा, तुम दोनों को रात भर थाने में बंद नहीं कर रहे हैं, यही गनीमत है। थानेदार साहब बहुत रहमदिल हैं, अब जाओ। लेकिन अब यह टेम्पो तो कोर्ट से ही मिलेगा। कोर्ट से छूटने के इंतजार में कई टेम्पो थाने के बाहर खड़े काबार में तब्दील हो थे। यानी देखते हैं थाने के बाहर अगर आपकी नजर पड़ेगी तो कितने ट्रक, कितने टेम्पो, कितने जो स्कूटर हैं वो सड़े हुए रहते हैं। अंत में वो कबाड़ी को दे दिया जाता है। इस तरह का जो है कोर्ट की जो एक प्रक्रिया होती है, एकदम लंबी प्रक्रिया चलती है, बोझिल प्रक्रिया चलती है। वो केस के पेंडिंग होने के कारण भी, मामला को लटकाने के कारण भी ऐसा होता है। हम सभी परिचित हैं इससे। और सच ही कहा गया कि न्याय में देर यानी होना भी एक अन्याय की तरह ही है। उसके बाद में थाने से छूटने के बाद दोनों अपनी जान बचाकर भागे। दोनों का पुलिस से यह पहला सामना था। उनके लिए थाना रक्षक नहीं भक्षक बना था। रात हो गई थी, इसलिए अब कोई बस या टेम्पो सड़क पर नहीं था। 10 किलोमीटर पैदल चलकर दोनों अपने गांव पहुंच गए। निराश, दुखी, टूटे हुए, पराजित से आंखें आंसुओं से अब भी भरी हुई थी। यानी इस प्रकार अपनी ईमानदारी से काम कर रहे थे अपनी रोजी रोटी के लिए, लेकिन किस प्रकार एक दबंग व्यक्तित्व से भरा और उसका मालिक और वो कंडक्टर किस प्रकार से इसके जो जीविका के साधन से भी उसे निर्मुक्त कर देता है। मां को देखकर मनोज फुट फुट कर रो पड़ा। घटना सुनकर मां की आंखों में भी आंसू आ गए। घर को पटरी पर लाने की उम्मीद जो कुछ दिनों से बन रही थी, अचानक चकनाचूर हो गई। पर मां ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मनोज को दिलासा दिया, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता ना करे। रात भर मनोज छत पर पड़ा रहा। उसे नींद नहीं आई। जागता रहा वह सारी रात। यानी सारे दृश्य उसके मन में घूम रहे थे और वो जागता रहा सारी रात। तो इस तरह हमने पहले वीडियो में देखा कैसे कहानी की शुरुआत होती है। एक कथानक की भांति उपन्यास की शुरुआत होती है और वो कैसे कैसे चलते रहता है घटनाएं। और दूसरे में भी हमने देखा कि वो आजीविका के लिए टेम्पो लेता है। उसके पहले वो कमेंट्री करता है और कमेंट्री में गंभीर और विश्लेषणपरक कमेंट्री से एसडीएम साहब खुश होते हैं। तो उनको पहली बार जीवन में तारीफ का मौका मिलता है मनोज जी को, तो वो काफ़ी खुश होते हैं और उनसे प्रोत्साहित भी होते हैं। और वे जान पाते भी हैं कि कोई अधिकारी एक छोटे से मैच को भी कितनी गंभीरता से ले सकता है। फिर हमने दूसरे पड़ाव में देखा कि किस प्रकार टेम्पो खरीदता है आजीविका के लिए, क्योंकि वो तो फेल हो गया था। आजीविका कोई साधन नहीं था। माँ कैसे कैसे उधार लेकर घर चलाती थी, तो अब आय का साधन नहीं था, तो दोनों के ऊपर जिम्मेदारी भी थी। तो टेम्पो चलाते हैं, अपना मेहनत करके कर्ज लेकर के चलाते हैं। लेकिन फिर भी वो जो पहले भाग में झगड़ा हो गई थी उसके कारण से, क्योंकि वो अपना दबंगई व्यक्तित्व को दिखा करके इसके टेम्पो को जब्त करा लिया और झूठ मूठ का जो वो गवाही ये सब दे रहा था। तो ये घटनाएं कोई काल्पनिकता से भरी नहीं है, ये वास्तविकता है, हमारे जीवन से जुड़ी हुई। हम सभी इस चीज को जानते हैं कि जिसके पास धन बल है, बाहुबल है, वो कैसे एक जो निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार है, गरीब परिवार है, उसको दबाता है, उसकी आजीविका से उसको भी वंचित करता है। तो इस तरह की घटनाएं हमारे आम भी चलती रहती है। तो धन्यवाद। मैं अनुराग जी को भी कहना चाहता हूँ कि इस कहानी को हमारे सामने लाए और बताने का प्रयास किया कि जो जीवन में इस तरह की घटनाएं जो हैं वो सबके साथ होती हैं और हम सभी उनका मिलकर सामना करें। और हमें इसमें जागरूकता होनी चाहिए। संघर्ष जितने होते हैं वे हमारे मंजिल के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ हम विदा लेते हैं आज के इस वीडियो में। और मैं गुजारिश करूंगा कि इस कहानी को, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि आप जब किसी को शेयर करते हैं तो न सिर्फ उसे प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि आपको भी अंदर से अच्छा महसूस होता है कि हमने इस चीज को यानी अच्छाई को बढ़ाने का प्रयास किया है। तो धन्यवाद। बाकी कैसा लगा हमारा यह वीडियो, आप हमें सुझाव और प्रतिक्रिया अपना जरूर दें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब शेयर हमें एक प्रोत्साहन देता है, मोटिवेशन देता है। धन्यवाद।